गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज अश्विनी और आज है 16 नवंबर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस को और साथ में सभी एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास न्यूज़पेपर में सबसे पहला जो टॉपिक आया है, सेंट्रल टू डिसबर्स इन 95,082 करोड़ रुपीस टू स्टेट्स टू सस्टेन रिकवरी। ठीक है, ये जो टॉपिक है, वैसे तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं इस इमेज को दिखा के कि ये किसकी इमेज है, तो आप इसका क्या आंसर करोगे? हु इज दिस? कौन है ये? निर्मला सीतारमन। ठीक है, अभी रिसेंटली एक लंबी चौड़ी 6 घंटे की एक मीटिंग हुई है, कैबिनेट मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में डिस्कशन हुआ किस बात को लेकर कि जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें जो पैसे की लिक्विडिटी की जो कमी आ रखी है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए और इसमें क्या क्या चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी पर इन सारी बातों पर चर्चा करते हुए यहाँ पर 95,082 करोड़ रुपीस उसमें इजेक्ट करने की बात हुई है कि हम इकोनॉमी में 95,082 करोड़ रुपीस क्या करेंगे, स्टेट्स को देंगे ताकि वो लोग अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं था। अगला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे। ये देखो, पीएम रीच आउट टू द ट्राइबल पीपल टू अनवील्स स्कीम्स। प्रधानमंत्री मोदी जी 15 नवंबर को, देखो हर साल, इस साल से मतलब 15 नवंबर 2021, 15 नवंबर 2021 से हम एक दिवस मनाएंगे आने वाले टाइम पर, जनजातीय गौरव दिवस, ये मनाएंगे हम लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 15 नवंबर को इसे मनाने की इसकी शुरुआत की गई है। अब इसकी अगर हम थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से कवर करें तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे रीच्ड आउट द ट्राइबल पीपल ऑफ इनॉग्रेटेड द बिरसा मुंडा म्यूजियम इन रांची। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन के आता है कि जो बिरसा मुंडा म्यूजियम है ये कहाँ पर है? रांची में है। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिरसा मुंडा की 145th एनिवर्सरी पर पहुंचे थे। बिरसा मुंडा एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, बिरसा मुंडा एक फ्रीडम फाइटर थे, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया था भारत की आज़ादी के साथ। तो ये जो दिवस है जनजातीय गौरव दिवस, ये उन्हीं की याद में और उन सभी फाइटर्स की याद में मनाया जा रहा है। ये बेसिकली इसका मनाने का मतलब ही यही है कि उन सभी लोगों को डेडिकेट करना जो कि जनजातीय यानी ट्राइबल फैमिली से आते हैं। ठीक है, बाकी सभी लोगों तक वहाँ के आर्ट एंड कल्चर, वहाँ की सोसाइटी और उनके सभी जो ट्राइबल जो भी वो कल्चर्स वगैरह, उन सबको एक प्राइड फील करवाना और उस बातों पर हम लोग डिस्कस करने के लिए, उनको प्राइड फील करवाने के लिए ये वाला जो जयंती है ये मनाया जा रहा है, ये दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया पॉइंट? ओके, अब देखो जरा बिरसा मुंडा के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें कि कौन कौन सी चीज़ें बिरसा मुंडा के बारे में भी हमें पता होनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात कि ये 15 नवंबर को द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड 15 नवंबर एज अ जयंती गौरव दिवस टू commemorate the brave tribal freedom fighters on the long of celebration of 75th years of India's independence। देखो, इस साल 75वां इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, आज़ादी का महोत्सव। ठीक है, ये पूरे 1 साल तक चलना है आज़ादी का महोत्सव। अब इसी आज़ादी के महोत्सव के तहत ये जो 15 नवंबर को हम लोग जो मना रहे हैं, 15 नवंबर को ये जो जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, ये उन लोगों को ट्रिब्यूट दिया गया है जो कि कौन से हैं? ट्राइबल्स कैटेगरी के लोग हैं, जो ट्राइबल्स कैटेगरी के। ठीक है, अब इसके बारे में और देखें तो क्या सिर्फ मुंडा जनजाति ही थी क्या उसमें? तो आंसर है नो, मुंडा जनजाति नहीं, उसके साथ साथ संथाल, खासीज, भील, मीजोस और कोल्स, ये सारी जनजातियों के नाम हैं। देखो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से बन जाते हैं, जैसे आपसे ऑड वन आउट करने के लिए पूछ देता है। ठीक है, तो आपको एक बार पता होना चाहिए। देखो, जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी
उस टाइम पर भारत के पास और कौन कौन सी जनजातियां थे जिन्होंने सुप्रीम रूप से आकर भारत की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया था? तो इसमें संथाल, खासीस, भील और मीजोज और साथ में ये कलौज जैसी जनजातियां इसमें शामिल थी। ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? देखो बिरसा मुंडा को भगवान माना जाता है। 15 नवंबर को इनकी एनिवर्सरी है, मतलब 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था 1875 में। ठीक है, और ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही मतलब कि ये आगे बढ़े थे और इन्होंने पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक पूरा स्ट्रगल चलाया था। तो आई थिंक ये वाला टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? एक तो एक ही है, याद रख लेना, बिरसा मुंडा म्यूजियम, बिरसा मुंडा म्यूजियम जो कि रांची में है, और डेट, आज की डेट 15 नवंबर 2021 को हर साल कौन सा अभी डे मनाया जाएगा? जनजातीय गौरव दिवस हर साल हम मनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड, हाँ ये वाला देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो जरा, बिड टू गेट हेरिटेज स्टेटस फॉर जैक फ्रूट ट्री मीन्स, अब इस टॉपिक को क्लियर करेंगे ध्यान से। बिड मतलब बिड टू गेट हेरिटेज स्टेटस। एक जैक फ्रूट ट्री है, जैक फ्रूट ट्री, आपने जैक फ्रूट ट्री का नाम सुना होगा, खाया ये फ्रूट? सब्जी होती है, इसकी सब्जी बनती है। हाँ जी, आपने हिंदी में इसे कटहल कहते हैं। ठीक है, कटहल कहते हैं इसे। ठीक है, और अलग अलग लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम इसे दिया जाता है। या आपकी स्क्रीन पर ना एक आपको मतलब कि यहाँ पर एक ये फोटो दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके हिसाब से इस ट्री की क्या खासियत होगी? गेस करो। इसकी उम्र, वेरी गुड, इसकी उम्र है जो वो कितनी हो चुकी है? 250 ईयर्स। मतलब ये जो पेड़ है 250 साल पुराना पेड़ है। ठीक है, कहां पर है ये कहां लोकेटेड है? कर्नाटक में। ठीक है, बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर ये एक पेड़ है। ठीक है, और इसे माना जा रहा है कि ओल्डेस्ट पेड़ है ये। ठीक है, कि बहुत पुराना पेड़ है, सबसे पुराना पेड़ है, इससे ऐसा कहा जा रहा है। अब ये जो एक जंगीरी विलेज है, जनागिरी विलेज है कर्नाटक के अंदर, वहां की एक फैमिली है, वहां की फैमिली इसे अभी तक प्रोटेक्ट कर रही है। मतलब उनकी जो 10th जो पीढ़ी आ गई है वो इसे प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। ठीक है, अब इसे उन्होंने क्या डिमांड किया कि आप इसे क्या कर दो, हेरिटेज घोषित कर दो इसे। ठीक है, वर्ल्ड, जैसे लाल किला हो गया और भी बहुत सारी हेरिटेज साइट है। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे, इसे भी क्या कर दिया गया, ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप इसे हेरिटेज साइट घोषित कर दो। और इसकी बोलो, और इसके क्या संरक्षण करने के लिए अभी से इसका मतलब कि काम शुरू हो चुका है। अब देखो इसके फायदे देखो इस ट्री के, ये सिर्फ ट्री हेरिटेज के अभी ही नहीं, इस ट्री में लगभग 300 फ्रूट्स हर साल पैदा होते हैं। हर साल 300 फ्रूट्स, मतलब जो जैक फ्रूट होता है ना, जो वो 300 फ्रूट होते हैं, और एक फ्रूट ऑलमोस्ट 250 से लेकर 300 रुपीज का बिकता है। तो 300 से आप देख सकते हो कि इसकी कितनी डिमांड होती होगी इस पेड़ की। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एनवायरमेंट के प्रोस्पेक्टस से पूछा जा सकता है आप लोगों से। हाँ, ये क्वेश्चन यूं भी पूछा, अच्छा आप लोग के लिए क्वेश्चन है, नोट करो। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जैक फ्रूट? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जैक फ्रूट? ठीक है, जैक फ्रूट का साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने यहां से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है, एक्सेप्शन टू द रूल। इसे भी जरा ध्यान से देखते हैं, सारी चीजों को बिल्कुल लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे। देखो चलो, हाँ जी इधर ध्यान रखो। द न्यू लॉ ऑथोराइजिंग एन एक्सटेंशन of the services of head of the Central Bureau Investigation and Enforcement Directorate until the complete a total tenure of 5 years of will seriously compromise the autonomy of those agency। कल हमने इस आर्टिकल को कवर भी किया था। ठीक है, कल मैंने ये वाला टॉपिक फिर से पढ़ाया था। ये टॉपिक हुआ क्या था कल ही कि सीबीआई और ईडी, सीबीआई और ईडी, सीबीआई की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ईडी की
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। इन दोनों के जो चीफ है, जो इनके चीफ है, उनका जो टेन्योर था पहले हुआ करता था 2 साल, हाँ, अभी इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 ईयर, ठीक है। ये समझ में आई, ये कल की न्यूज़ थी। एक बार सीबीआई को दोबारा से कवर करते हैं कि सीबीआई की हिस्ट्री भी मैं आपको बताते चलता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। देखो, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1941 में, देखो 1941 में क्या था, जब ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी तो उसमें एक एक्ट आता है 1941 में। उस टाइम पर स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के नाम से एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें स्पेशल पुलिस होगी। इनका मेन काम था ब्राइबरी को रोकना। वर्ल्ड वॉर के अंदर अगर उस टाइम इंडिया कॉलोनी था, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था 1941 के टाइम पर, तो भारत का क्या था कि अगर यहाँ से कोई चीज़ जा रही है और उसमें कोई करप्शन हो रहा है, कोई इस तरीके से कोई क्राइम हो रहा है, तो उस चीज़ को देखना यहाँ के लोग, मतलब इस टीम का काम था। 1941 में आगे चला, फिर 1946 में हाँ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया, जो अभी तक हम उसे फॉलो करते आ रहे हैं। आगे उसका एक्सटेंशन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। अभी तक इसका नाम क्या है, स्पेशल पुलिस, अभी नाम चेंज हो गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। 1963 आते आते फिर इसे सीबीआई के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है, इसे सीबीआई बोलने लगे। आगे बात समझ। एसआर कोहली इसके फर्स्ट डायरेक्टरेट थे सीबीआई के, ठीक है, ये चीज ध्यान में रख लेना। अभी सीबीआई के अब अगर हम देखेंगे कि सीबीआई में सिर्फ एक डायरेक्टर ही होते हैं क्या, नहीं, जिस सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें बहुत सारे लोग होंगे, मतलब ये ऑफिस सिर्फ एक ही पर्सन होल्ड नहीं करेगा। इसमें एक डायरेक्टरेट होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं, जो जिसे हम कहते हैं सबसे ऊपर वाला डायरेक्टरेट, उसके नीचे सब डिविजनल डायरेक्टरेट, ऐसे करते करते बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 5000 से भी ज़्यादा इसके लोअर स्टाफ भी है, ठीक है। दिल्ली लोधी रोड, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें से आप लोग यहाँ से ध्यान में रख लोगे, ओके। अभी जो इसमें बढ़ाया गया है, सीबीआई का जो टेन्योर बढ़ाया गया है 5 साल, इस तरीके से किया गया है। इसे मैं भी आपको बताता हूँ कैसे, 1+1+1 यूं बढ़ाया गया है, ठीक है, कि 2 साल, फिर 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, इस तरीके से इसे इंक्रीज किया गया, ठीक है। आई बात समझ। अब कहने का मतलब यह है कि एक ना नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में केस हुआ था, ठीक है। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में एक केस हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जो सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसका मिनिमम टेन्योर कितना होगा, 2 साल का होगा। बात को ध्यान से सुनना, सिर्फ वर्ड का खेल है। मिनिमम टेन्योर ऑफ द 2 ईयर्स, ठीक है, मिनिमम। कोई मैक्सिमम टेन्योर की कोई कैप नहीं लगाई थी कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो इसलिए क्या किया, एक ऑर्डिनेंस लेकर आया गया, ठीक है, कोई एक्ट नहीं है, ये एक ऑर्डिनेंस है, ठीक है। ऑर्डिनेंस लेकर आया गया जिसके तहत अभी इनके टेन्योर को बढ़ाया गया, ठीक है। दिस वॉज टू प्रिवेंट देयर सडन ट्रांसफर आउट ऑफ ऑफिस इफ देयर फंक्शन इट गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रिजाइन ऑफ द डे। मतलब ऐसा किया क्यों गया था ये, मतलब कि इनके 2 साल के टेन्योर को फिक्स क्यों किया गया था। होता यूं था कि फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई बहुत बढ़िया कोई ऑफिसर है, मान लो आप लोग में से कोई एक ऑफिसर है, ठीक है, तो उन्हें कोई केस दे दिया गया कि भाई आप हैंडल करो। अब जैसे उस केस को देखते 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 बहुत हाई प्रोफाइल केस बन गया। अब सरकार को लगता है कि भाई नहीं, हमारे ऊपर आंच आ सकती है, तो फटाफट ट्रांसफर, फटाफट क्या हो गया, ट्रांसफर। तो ऐसी चीजें ना हो, इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कम से कम 2 साल तक तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप 2 साल तक इन्हें हटा नहीं सकते। आगे बात समझ, इस चीज को लिए किया गया था। लेकिन अभी हो क्या गया, अभी उल्टा हो गया। अभी जैसे मान लो कि कोई केस हो गया, अब मान लो कि मुझे बना दिया गया डायरेक्टरेट। अब मुझे लगता है कि भाई मेरे को अगर मैं बढ़िया काम करूंगा, अगर गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा मैं बढ़िया काम कर रहा हूं, तो मेरा टेन्योर और बढ़ा देंगे, 1 साल और बढ़ जाएगा, हो सकता है ऐसा, ठीक है। ऐसे मतलब कि
कि हो सकता है कि जो मेरे डिसीजन है वो गवर्नमेंट के प्रो हो जाए, मैं पार्शियलिटी करने लग जाऊं, मैं अच्छी तरीके से काम ना करूं, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। इससे क्या हो सकता है कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी पर एक कह सकते हैं कि धब्बा लग सकता है, इनके क्रेडिबिलिटी पर एक जांच भी हो सकती है कि भाई ये कुछ ना कुछ इसमें लॉयल्टी में इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंटली इन द केस ऑफ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, तो यहां पर याद रखेंगे प्रेजेंट टाइम पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन है इस टाइम पर, एसके मिश्रा, एसके मिश्रा। ठीक है, हु वाज अपॉइंटेड फॉर 2 years इन नवंबर 2018, 2018 में इन्हें अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो 19 और 20 हो गया था ओवर इनका, लेकिन इनके टेन्योर को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। हिज सर्विस वर एक्सटेंडेड बाय अनदर ऑर्डर टू नवंबर 13, 2020। ठीक है, विच अमेंडेड द ओरिजिनल टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम 2 years टू द 3 years। ठीक है, मतलब जो 2 years से क्या बढ़ाकर 3 years कर दिया गया। ठीक है, अब मान लो स्पेशल केसेस में तो ठीक है, स्पेशल केसेस में तो चलो कोई बात नहीं चलता है, लेकिन अगर आप ऐसा हर केसेस में करते रहोगे तो फिर इससे क्या होगा कि इनकी क्रेडिबिलिटी पर भी इंपैक्ट पड़ने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, as it the fixed tenure for the certain post means there the superannuations within that period will not end their terms। मतलब क्या कह रहा कि देखो फॉर एग्जांपल मान लो कि आप किसी सीबीआई के डायरेक्टरेट या कोई भी एक बड़ी पोजीशन पर पहुंच गए हो, किसी भी पोजीशन पर, अब आपको उस चीज के बारे में सारी नॉलेज हो चुकी है। ठीक है, कि आपको ज्यादा जानकारी हो चुकी है उस फील्ड के बारे में, उस पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में, तो होगा क्या कि भाई आप इसका गलत फायदा भी उठा सकते हो, या हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है आपसे गलत फायदा भी उठवा सकती है। तो इसलिए क्या हो सकता है कि पर्सन को चेंज किया जाता है, उसे मूव किया जाता है। तो इस व्यू से भी इसे देखने की जरूरत है। तो यहां तक आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आ गया अच्छी तरीके से, तो यही है इसके अंदर पूरा का पूरा मीनिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये वाला जो दूसरे वाला है ये आपको मैम आपको करवा देंगी। ठीक है, ये रिटर्न टू फॉर्म वाला ये वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, आप लोग रीड कर लेना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्पोर्ट्स वाला। एक और टॉपिक है ये वाला, द यूरोपियन यूनियन रोल ऑफ इंडो पैसिफिक, और एक और टॉपिक आ रखा है इसमें आज का, ये यूरोपियन यूनियन एट द एयरलाइन टू द बेलारूस। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को हम एक साथ करेंगे। ठीक है, ये वाला टॉपिक और जो ऊपर आर्टिकल है उन दोनों को एक साथ करेंगे। इसलिए ना सबसे पहले अगर मैं यूरोपियन यूनियन की बात करता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट ये इमेज दिखाई दे रही है आपको अच्छी तरीके से, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बस। अच्छा बताओ यूरोपियन यूनियन में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर इन यूरोपियन यूनियंस? कितनी कंट्रीज हैं टोटल? चलो ये देखो, ये इंडिया का मैप है, सॉरी वर्ल्ड का मैप है, इस मैप को बिल्कुल ध्यान से देखना। हाँ जी, ये इंडिया, और चलते हैं हम लोग यूरोप साइड में। ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है, दिस वन इज द एशियन कॉन्टिनेंट फुल ऑन। ठीक है, ये आपका रशिया, ठीक है, और ये यहां पर एक कंट्री है बेलारूस, पोलैंड, यूक्रेन। ठीक है, ये बेलारूस और ये पोलैंड की बाउंड्री है। इसके बाद आपका यूरोप शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखो, ये बेलारूस, ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ना ये वाली, इसके बाद आपका यूरोप शुरू हो जाता है यहां से। ठीक है, पोलैंड की कैपिटल वर्सो, बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क। ठीक है, याद रख लेना। ये नीचे देखो, यूक्रेन, रोमानिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, ऐसी ऐसी कंट्रीज यहां पर प्रेजेंट है। अभी इशू क्या है, क्या यहां तक समझ में आया आपको मैप के अकॉर्डिंग की पोजीशन कहां पर है बेलारूस की? ये रशिया, ये रशिया, ये बेलारूस, ये पोलैंड, इधर से आपकी बाकी जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, अभी वापस आते हैं चलो एडिटोरियल पे।
पढ़ते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। क्या है हमें नहीं पता इसके अंदर भी है क्या चीज, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। देखो इस फोटो को देख के कुछ समझ में आ रहा कि क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, जैसे कोई एक बाउंड्री है, फेंसिंग कर रखी है, यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, पिक्चर के अंदर। द यूरोपियन यूनियन ऑन मंडे रेज्ड अप द प्रेशर ऑन बेलारूस by the agreeing to slap sanctions on airlines accused of helping the president Alexander Lukashenko to wage the hybrid attack against the bloc using the migrant as a terrorist tensions mounted on the Polish border। ठीक है, समझ में आया? कुछ समझ में आया? हाँ जी, नींद पूरी होगी? अच्छा चलो, ये देखो ये कह रहा है इस तरीके से। देखो अभी ये पोलैंड एंट्री पॉइंट है यूरोप का, पोलैंड एंट्री पॉइंट है यूरोप का। अब यहां से ना लोग क्या, बहुत सारे लोग इस बॉर्डर पर आकर जमा हो गए, बेलारूस के बॉर्डर पर, यहां पर, ठीक है। बहुत सारे लोग यहां पर आके खड़े हो गए, हमें एंट्री दो, हमें एंट्री दो, हमें एंट्री दो। किधर की एंट्री दो? यूरोप की, बेलारूस की बाउंड्री पर खड़े हैं और पोलैंड के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो यूरोप में चले जाएं। उनकी ये डिमांड है कि आप हमें यहाँ पर एज अ रिफ्यूजी का एक हमें टैग दे दो, कि रिफ्यूजी एक्ट के तहत हमें यहाँ पर एंट्री दे दो, हमें बसा लो यूरोप में। कौन लोग हैं ये लोग? ये लोग हैं ऐसी कंट्रीज से आने वाले, जैसे यहाँ पर आपकी ये इस साइड में ईरान, इराक, सीरिया, ऐसे ये यहाँ से आए हैं लोग, ठीक है। इस साइड से ये बेलारूस के रास्ते से यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। पोलैंड कह रहा है बेलारूस को कि आप इन लोगों को रोक लो, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये क्या इनकी परमिशन से आए हैं? तो आंसर है यस, ठीक है, इनकी परमिशन से आए हैं, बिल्कुल। अब हुआ ये देखो, ये जो है ना बेलारूस और मॉस्को, ठीक है, मॉस्को यानी रशिया की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। रशिया के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। और बेलारूस के प्रेसिडेंट का नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अब ये दोनों ना बिल्कुल एंड जिगरी यार है, लंगोटियों वाले, बढ़िया वाले, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पर बेलारूस मर्ज हो जाए रशिया में, इतने इस लेवल तक की बातें चल रही हैं, ठीक है, मतलब इतनी अच्छी दोस्ती है इनकी। तो रशिया क्या कर रहा है? रशिया वहां पर एक इम्पैक्ट, वो चाहता है कि जिस तरीके से यूएसएसआर टूटा वैसे यूरोपियन यूनियन के भी टुकड़े हो जाएं। टोटल यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 27 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये बेलारूस की हेल्प से उन लोगों को कह रहा है कि तुम जाओ यहां से उधर चले जाओ, ठीक है। और ये बाकी पोलैंड जो है और बाकी यूरोपियन यूनियन है, ये बेलारूस पर कह रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, इनको नहीं रोका, तो हम आप पर सैंक्शन लगा देंगे, ठीक है। सैंक्शन क्या होते हैं? प्रतिबंध, ठीक है। अलग अलग तरीके के सैंक्शन हो सकते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन हो सकते हैं और आपके सिक्योरिटी वाले सैंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? बेलारूस, पोलैंड वगैरह का क्या सीन चल रहा है, ये किस लिए लड़ाई चल रही है, ये पूरा बाकी सारी चीजें वही चीजें हैं, आप एक बार इसे रीड जरूर कर लेना, ठीक है। अब आते हैं वापस, मैंने आपको बोला था कि मैं इसे और उस टॉपिक को एक साथ कवर करवाऊंगा। दिस वन, ये आर्टिकल आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुके हो, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं कितना आपको याद है और आपने कितनी बारी घर जाके इसकी प्रैक्टिस की है या नहीं की है, ठीक है, अभी पता लगेगा। यूरोपियन यूनियन रोल इन द इंडो पैसिफिक। यूरोपियन यूनियन का रोल क्या है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर? अब एक बार जरा दोबारा से मैप की तरफ चलते हैं। ये देखो, हमने ओशंस पढ़े, ओशंस याद है तुम्हें? दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन, राइट। ये वाला पूरा रीजन कौन सा है? इंडिया, ठीक है। इंडियन ओशन का रीजन है, ये पूरा इंडियन ओशन है। और जो इंडियन, इसे बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक ओशन। अब इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज आती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यहां से इसकी गल्फ की कंट्रीज आ गई, ये सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। अब देखो, इंडिया और यूके,
या फिर मैं ये कहूँ इंडिया और यूरोपियन यूनियन, इन दोनों के रिलेशन काफी हद तक बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब यूरोपियन यूनियन है ना, इसके ऑलमोस्ट सभी के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, खराब भी नहीं कह सकते। जैसे यूएसए के हैं, यूएसए के चाइना के साथ बहुत अग्रेसिवली रिलेशन है, रशिया के साथ अग्रेसिव रिलेशन है उसके, ठीक है, ठीक है, इनके साथ अच्छे। लेकिन हम देखें कि हमारी हिस्ट्री भी रही है, यूके के साथ कॉलोनीज रही हैं, फ्रांस की कॉलोनीज रही हैं, स्पेन, जर्मनी, इन सब की कॉलोनीज रही हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर। तो यूके का एक बहुत बड़ा वर्चस्व है पूरे इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है। अब यहां पर अगर और ध्यान से देखें हम लोग इस पॉइंट को, देखो अभी आओ, द इंडो पैसिफिक रीजन हैज एक्वायर्ड स्ट्राइकिंग द सैलियंस विद द यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक सेंटर्स कंटेंसेशन बिकमिंग द शार्पर देन द बिफोर द speedy development of the Quad comparing Australia, Japan, India, US and the emerging AUKUS, ठीक है। देखो वैसे तो ये 2007 का कंसेप्ट है, ये क्वाड वाला, क्वाड, हाँ जी क्वाड, इस ग्रुप का क्या पता है आपको, इसके बारे में कुछ, क्वाड के बारे में बताओ। हाँ, इसमें 4 कंट्रीज हैं, ठीक है, इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये इसमें 4 कंट्रीज, इसमें इसका ग्रुप है क्वाड का। और ऑकुश, ये ऑकुश क्या है, कितनी कंट्रीज का ग्रुप है, 3 कंट्रीज का, कौन कौन सी, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। अब देखो एक और ग्रुप की बात चल रही है, एक और ग्रुप है जिसके अंदर इसके साथ ऑकुश के साथ साथ और भी जो ग्रुप्स बन रहे हैं, जैसे यूके, यूएस और पूरे यूरोपियन यूनियन के, चाइना के साथ भी ग्रुप्स हैं। तो एक ये यहाँ पर बता रहा है कि भाई किस तरीके से जो ग्रुपिंग है भारत या फिर हम ऑल ओवर जितनी भी कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक रीजन में कितना ज्यादा ध्यान रख रही हैं। अब देखो यूरोप एशिया कनेक्ट इज ओल्ड, बहुत पुराना संबंध है, हमें भी पता है कि एशिया, हम कॉलोनीज रहे हैं यूके की, और पूरा यूरोपियन यूनियन, पूरे चाइना, देखो यहाँ पर देखो, द यूरोपियन यूनियन in the process of coping with the rise of China, other Asian economies and the tension due to the China aggressiveness and along the periphery and the economic consolidation through the regional comprehensive economic partnership। देखो एक और ग्रुप है ये वाला रीजनल, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आप लोगों से, शॉर्ट फॉर्म है इसकी रीजनल, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। टोटल इसमें 15 कंट्रीज हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें टोटल 15 कंट्रीज हैं, ठीक है। इंडिया को भी इसमें न्योता दिया गया था कि भाई आप भी आओ, इनविटेशन दिया गया था कि आप भी इसमें पार्टनरशिप करो, लेकिन इंडिया ने इसमें साफ साफ पूरी तरीके से मना कर दिया, ठीक है। रीजन क्या है भाई, रीजन क्या है, जरा इसे ध्यान से देखो, इस इमेज को वापस से आओ, यहां पर देखो, इसमें ये सारी कंट्रीज हैं, ये इंडिया है जो मैं बोल रहा हूँ RCEP की, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वाले में। मेन कौन है, चाइना, पाकिस्तान, ये म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ये सारी कंट्रीज का एक ग्रुप बन गया ये यहां से इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर ये क्या करने वाले हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जा रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इस फ्री, बोलो, हाँ, जैसे किसी भी कंट्री के अंदर या तो टैक्स बिल्कुल फ्री हो जाते हैं या फिर इतने कम हो जाते हैं कि उसका इम्पैक्ट बाकी लोगों के ऊपर, हाँ, इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये देखो, अब सिंपल सी बात देखो, इन जो ये ग्रुप बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, बाकी इन सारी कंट्री, इसमें सबसे डोमिनेंट कंट्री कौन सी लग रही है आपको, आपके हिसाब से? चाइना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसे रूल कौन करने वाला है, चाइना रूल करेगा, ठीक है। अब भारत के पास भी इन्विटेशन था, तो इंडिया ने इसका बायकॉट किया था। आपके हिसाब से क्यों बायकॉट किया होगा इंडिया ने इसका? देखो इंडिया के एक्सपोर्ट बहुत सारे नहीं है फिलहाल के टाइम पर, ठीक है। इंडिया क्या करता है,
इंपोर्ट करता है ज़्यादातर। अभी इंडिया ऐसी मार्केट है जिसमें अभी बहुत सारी कंपनियां नहीं हैं, वर्ल्ड की बहुत सारी लार्जेस्ट। तो इंडिया अगर बहुत सारे टैक्स फ्री कर देगा, सबको टैक्स फ्री कर देगा, तो इसमें लॉस अभी हमारा ज़्यादा है, तो इस वजह से अभी हमने बायकॉट किया था। अदरवाइज चाइना फैक्टर तो है ही है जिसके साथ डिस्प्यूट हमारा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है, इसे भी आप एक बार कवर करोगे, देखोगे। मैंने इसके मेन चीज़ें आपको, समरी आपको चीज़ों की बता दी है, ठीक है। वन डे एग्जाम के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो 550वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी की, ठीक है, गुरुपूरब पर, ठीक है। तो इस पर क्या बोला गया है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लगभग 3 किलोमीटर का कॉरिडोर है। इसे खोलने के लिए कहा गया है कि इसे खोल दिया जाए, ठीक है, ताकि जो पिलग्रिम्स हैं 4.7 किलोमीटर का है ये, ठीक है। भारत में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, डेरा बाबा नानक, और वहां से जो आपका करतारपुर वाला, हाँ पहले भी खुला था, ये पहले भी खुला था, लेकिन इंडिया के अंदर जिस तरीके से टेररिस्ट अटैक हुए उसकी वजह से फिर से इसे बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो इसे दोबारा से खोलने की बात की गई है, आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा ध्यान से, ठीक है, कि इस बार कौन सा मनाया गया था। 550वां इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी, ठीक है। रिसेंटली हिस्टोरियन है बाबा साहेब पुरंदरे, बाबा साहेब पुरंदरे, इनकी डेथ हो गई है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हु वाज द बाबा साहेब पुरंदरे, कौन थे ये, तो ये हिस्टोरियन थे, इसे याद रख लेना। पद्म विभूषण और बाला साहब पद्म विभूषण से इनको सम्मान दिया गया था, ठीक है। 99 की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। ज़्यादातर और कुछ नहीं याद रखने की जरूरत है, बस ये याद रखो कि ये कौन थे, बस हिस्टोरियन थे, ठीक है, ओके। यहाँ से आप लोग इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रख लोगे, इतना बहुत है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग बाद वाले लेक्चर में देख लेंगे।